Hello guys, this is Shiva and welcome to my channel Academic Learners। तो आप सब कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, उसका नेम है हीट। सो आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। 7th क्लास का चैप्टर हीट के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइंस NCERT से लिया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है हीट। हीट मीन्स क्या होता है? जिस मीन्स वार्मनेस। वार्मनेस मीन्स गर्माहट। हीट का मतलब होता है गर्माहट। जब हमें कहीं से गर्माहट फील होती है सो हम बोलते हैं कि हमें हीट फील हो रही है। सो हीट का मतलब गर्माहट, वार्मनेस, हॉटनेस। सो our reliable measure of the hotness of an object is its temperature। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर हम उसकी हॉटनेस नापने चाहें कि वो कितना गर्म है या वो मतलब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर करना है कि कौन से ज़्यादा गर्म है कौन सा कम गर्म है, तो हमें उसका पहले टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है। जब टेम्परेचर मेजर हो जाता है उसके बाद हम बता देते हैं कि ये इससे ज़्यादा गर्म है, ये इससे ज़्यादा ठंडा है। सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करना है सो हम किस चीज़ के अंदर उसको मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तापमान। क्लियर? नेक्स्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय आवर डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो हमारा टेम्परेचर है वो एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर, जो कि हमने अपने घरों में भी देखा होगा। जब भी अगर आपको फीवर वगैरह चढ़ता है, ठीक है, तो आपकी मम्मी आपको थर्मोमीटर लगाती है और उसमें आपको फीवर आ जाता है कि कितना है। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। ठीक, अब जो थर्मोमीटर है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, एक होता है क्लिनिकल जो कि हम अपने घर में और जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। एक होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो कि साइंस लैब्स में यूज़ होता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। ये क्या होता है? ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब contain a bulb at one end of its filled with mercury। मीन्स ये इस टाइप का एक ग्लास ट्यूब होती है, बिल्कुल कांच वाला होता है। ये आजकल यूज़ नहीं होता लेकिन पहले ये वाला ही यूज़ होता था। आजकल तो हम डिजिटल यूज़ करते हैं जिसमें खाली नंबर आते हैं, लेकिन ये पहले यूज़ होता था, लेकिन अब भी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब से बना होता है और क्या कंटेन करता है? एक छोटा सा बल्ब होता है जिसमें ये जो है तो क्या है, इसका बल्ब है ऊपर। ओके, एंड वन एंड ऑफ इट्स फील्ड विद मर्करी, और इसके पूरी जो बीच में जो लाइन है इस पूरी लाइन में ब्लैक मर्करी डली होती है। ठीक है, जो कि एक मेटल mercury level rises up in the thread like ocean that indicate the temperature। और देखिए इसके साइड्स में क्या है, आपको नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्केल में होता है, एक स्केल बना है जिसमें कि नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको किसी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को नापने के लिए उसके अंदर लगाते हैं तो जो मर्करी है उसका जो लेवल है वो राइज होता है। जब लेवल राइज होता है वो जहाँ तक उसका लेवल जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बता दिया जाता है। सो लेवल ऑफ मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल। जो ये स्केल दिया गया है इससे जहाँ तक भी मर्करी जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर नाप लिया जाता है। ओके, रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमारे इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है। इंडिया में आप कहीं पर भी जाएंगे आपको टेम्परेचर सेल्सियस में ही नापा जाएगा। अगर हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट चलता है, केल्विन भी चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में सेल्सियस का। ठीक है, तो इसमें जो रेंज है मीन्स कहाँ से कहाँ तक के नंबर हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। और जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, एक नॉर्मल एक इंसान है जिसको फीवर नहीं है, उसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो वहाँ पर रेंज होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री
फ़ारेनहाइट मीन्स 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो रेंज है वो कौन से वाले थर्मोमीटर में होती है, वो होती है फ़ारेनहाइट के, ठीक है। अब देखिए हाउ टू यूज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसको जो हम यूज़ करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कांच का होता है, इसलिए अगर हम इसको थोड़ा बहुत इसको अगर हम सही से नहीं पकड़ेंगे तो ये गिर जाएगा और गिर के जो इसमें मेटल भरी आपकी मकड़ी वो सारी नीचे बिखर जाएगी, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। सो क्या क्या इसके प्रिकॉशंस ये देखिए। वॉश इट बिफोर यूज। अगर आप कभी भी थर्मामीटर यूज़ करें तो सबसे पहले उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करना कंपल्सरी है, क्या पता किसने इसको पहले यूज़ करा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थर्मामीटर को वॉश करना चाहिए, उसको धोना चाहिए। नेक्स्ट इज बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर इज गिवन अ फ्यू जब टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी पहले तो आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद जो टेम्परेचर जो भी उस थर्मोमीटर में है उसको आप 3-4 बार ऐसे जग कर लो, उसको वो कर लो, मतलब कि वो जो उसमें जो भी टेम्परेचर है वो नीचे आ जाए। और आपको कहाँ तक लाना है, 35 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल ग्लोब करना है, मतलब यहाँ पे लाना है, ठीक है। इट इज़ प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। और कहाँ पे आपको इसको रखना होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, टंग के बिल्कुल नीचे के साइड में, ठीक है। टंग के बिल्कुल नीचे हम इसको रखते हैं कम से कम एक मिनट के अंदर। उसके बाद हम जब उसको निकाल के चेक करते हैं तो उसमें टेम्परेचर आ जाता है। लेकिन एक बात और, जो बच्चे होते हैं, जो बेबी होते हैं 5 ईयर्स हो, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स के, उनको नहीं पता कि हम अगर टंग में इसको रखें तो वो बच्चे चबा भी सकते हैं। तो इसलिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं या घरों के अंदर उन बच्चों के आर्म्स के नीचे उसको रखा जाता है, यहाँ से भी हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके टंग के नीचे उसको रखते हैं, फिर उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये हमारा हुआ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ बातें। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो अब हम पढ़ते हैं अपने आगे वाले थर्मोमीटर के बारे में, जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें किसी और ऑब्जेक्ट का, मान लो हमें लिक्विड्स का, हमें आइस का, हमें बॉइल्ड वाटर का या किसी भी केमिकल्स का टेम्परेचर को मेजर करना है, सो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और जो कि बहुत लंबा सा होता है, पतला सा होता है, ठीक है। और इसको जिसकी रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अभी हमने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक्स। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट आगे जा रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम अ हीट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगर कभी भी हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जो हीट है, जहाँ जो भी हीट है वो जो ज़्यादा गर्म वाली जगह है वहाँ से ट्रैवल करके ठंडी जगह पर जाएगी, मीन्स गर्म से ठंडी पे जाएगी, मीन्स हॉटेस्ट टू कॉल्डर जाती है। ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यही इसका पूरा फ्लो होता है और यही इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लो हम एक अपने गैस के ऊपर अगर हम एक यूटेंसिल रखते हैं, एक बर्तन रखते हैं, तो वो क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। जैसे ही हम गैस को ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे का जो तला होता है बर्तन का वो गर्म होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाला भी पूरा जो यूटेंसिल है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगला है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक सॉलिड। जो मैंने आपको पता है सेम वही चीज़ है। कंडक्शन में क्या होता है कि एक ही प्रोसेस होता है जिसके अंदर
जो हीट है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम कहाँ से, द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, मीन्स गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। और ये किसमें होता है, ये सारे सॉलिड्स में होता है, लिक्विड और गैसेस में नहीं होता, खाली किसमें होता है, सॉलिड में होता है। जैसे कि हमारे यूटेंसिल्स बने होते हैं, मेटल्स होती हैं, वो सारे उन समय कंडक्शन होता है। क्लियर हो गया। आगे है कंडक्टर्स। अब जो जिसमें कंडक्शन होगा ऑफकोर्स वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। सो कंडक्टर इज द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर। ऐसे मटीरियल जिसमें से हीट जो है वो इजीली वो प्रोवाइड करते हैं, मीन्स उसमें से हीट इजीली फ्लो कर सकती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। अब इनके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में क्या है, आयरन एग्जांपल है और कॉपर एग्जांपल है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसके हमारे यूटेंसिल्स बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, द मटीरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली सच एज प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। इंसुलेटर का मतलब है कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को इजीली फ्लो नहीं करने देते, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गई और वुड हो गया। आपने देखा हो जब भी हम अपने घर में यूटेंसिल अपने घर में खाने वाले बर्तन यूज़ करते हैं, उनके जो पकड़ने के हैंडल होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं। ठीक है, सो आपने देखा है जो भी हमारे यूटेंसिल्स हमारे घर में यूज़ होते हैं, सो वो पूरे तो मेटल्स के बने होते हैं, या तो वो एल्यूमिनियम के होंगे या फिर आयरन के होंगे या फिर स्टील के होंगे, लेकिन जो उनके हैंडल्स होते हैं, जो उनके हत्थे होते हैं, वो हमेशा प्लास्टिक के बने होते हैं। अब आपको समझ में आया वो किस लिए बने होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं ताकि उन पर हीट ना जाए, उन पर हीट फ्लो ना करे और हम इजीली उसको उतार लें। क्योंकि अगर वो हत्थे जो हैं, अगर वो हैंडल ये हमारे कंडक्टर्स के बन जाए तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे जब तक खाना ठंडा नहीं होता, और जब खाना ठंडा हो जाएगा तो उसे खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हत्थे हैं, जो भी हैंडल्स होते हैं, इसको हम पकड़ते हैं, वो सारे के सारे इंसुलेटर के बने होते हैं। जैसे कि आपने देखो बाइक्स के हैंडल्स होते हैं, स्कूटर के हैंडल्स होते हैं, साइकिल्स के हैंडल्स होते हैं, वो सारे हैंडल्स किसके बने होते हैं, वो हमारे प्लास्टिक्स के बने होते हैं। क्योंकि क्या है, इंसुलेटर। और इंसुलेटर करता क्या है, अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं करने देता, उसको रेसिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, सुनिए, द प्रोसेस इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। अभी हमने पढ़ा ना कंडक्शन, कंडक्शन में क्या था, उसमें भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था, लेकिन किसमें था, सॉलिड में था। अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन, उसमें भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, लेकिन वो किसके अंदर है, वो लिक्विड में है और गैसेस में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन, क्या होती है रेडिएशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में होता है, वो वेव्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सन्स हीट रीचिंग अर्थ सरफेस। जो सन की जो भी रेज है, सन की जो हीट है, वो रेज के थ्रू हमारी अर्थ के सरफेस पर आती है। तो सन बहुत दूर है, लेकिन उसकी जो रेज है, उस रेज से उसकी हीट हमारी पूरे अर्थ के सरफेस पर आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इस टर्म को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो देखिए, इस सब में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, लेकिन सब में अलग अलग। जैसे सॉलिड में अगर ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन, अगर लिक्विड और गैसेस में होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और अगर वेव्स के फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में, और देन उसके बाद हम पढ़ते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। सो अब हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी ब्रीज के बारे में, क्या होती है सी ब्रीज। ठीक है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ऐसी ब्रीज जो कि सी से फ्लो करती है, कहाँ पे जाती है, टुवर्ड्स द लैंड की ओर बहती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, अब देखिए इसके बारे में हम डीपली बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का समय होता है, द लैंड नियर कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन रेडिएशन। जो कोस्टल एरिया के पास जो भी लैंड होता है, दिन के समय में, डे टाइम के अंदर जो लैंड है, वो सन की रेडिएशन से बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वाटर गेट हीटेड ऑल्सो, और जो पानी है, जो वाटर है, वो भी हीट करता है। ठीक
ठीक है, दोनों ही हीट करके मतलब दोनों ही गर्म हो जाते हैं, लेकिन but land gets heated due to sun radiation. This water gets heated also, but it takes more than to get heat than the land. लेकिन जो लैंड है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. So and the air above the land gets heated faster than the air above sea. इसलिए जो एयर है लैंड की वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और जो हमारा वाटर है उसकी जो एयर है वो कम गर्म होती है कंपेयर टू लैंड. ठीक है. सो द राइज अबव एज इट इज लाइट. आपको पता है जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है. जब गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है. ठीक है. तो लाइट होने से वो जल्दी से वहाँ से फ्लो करके उड़ने लगती है. एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी, और सी की जो कूल एयर है एज कम्पेयर टू लैंड एयर, वो बीइंग हैवी टेक्स इट्स प्लेस, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है. ठीक है. सो अब जो एयर कहाँ की थी, हैवी एयर कहाँ की थी, हमारी वाटर वाली थी. और जो हमारी लाइट एयर थी वो थी हमारी किसकी, लैंड वाली. तो जो लाइट एयर थी, जो गर्म एयर थी, वो तो इजीली लाइट होकर वो उड़ गई. ठीक है. अब जो हैवी एयर थी किसकी, वाटर की, वो उस लाइट एयर की जगह जाने लगी, उसको भरने लगी, उस एयर की जो कमी थी उसको फुलफिल करने लगी. सो जो वाटर की एयर थी, ठीक है, जो सी की एयर थी, वो कहाँ पर आ गई, वो लैंड पर आ गई. ठीक है. तो वाटर की एयर कहाँ पे आ गई, लैंड पर आ गई. तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. ये जो डे टाइम होता है वहाँ कोस्टल एरिया के अंदर सी ब्रीज चलती है. अब इसी का जो अपोजिट है वो लैंड ब्रीज होगा. अब लैंड ब्रीज क्या होती है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जब नाइट टाइम हो जाता है, द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी. सो जो लैंड एरिया है वो रात के समय सी से ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है. ठीक है. सो द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड. तो जो सी की एयर है वो कैसी है, वो ज़्यादा कैसी है, गर्म है. और जो हमारी लैंड की एयर है वो बहुत ठंडी हो गई है. ठीक है. तो आपको पता है जो गर्म एयर होती है वो लाइट होके वहाँ से उड़ जाती है. ठीक है. सो यहाँ पर भी तो सेम ऐसे ही देखिए, the air above the sea is hotter than the air above the land, so therefore the air above the sea rises. जो सी की एयर है वो कैसी है, लाइट है, तो वो जल्दी से ऊपर राइज हो गई और वो उड़ गई. एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लोज टुवर्ड्स द सी. तो आपको पता है जब वो जो भारी वाली एयर थी वो कहाँ गई, वो लाइट एयर की जगह पर चली गई. सो दिस रिजल्ट इज लैंड ब्रीज. तो जो हमने देखा, जो रात के समय कोस्टल एरिया में कौन सी ब्रीज चलने लगी, लैंड ब्रीज चलने लगी. तो बहुत ही ईजी है. इसमें बस यही है कि जो लाइट एयर है वो वहाँ से उड़ जाती है और जो हैवी एयर है वो उसकी जगह आ जाती है. ठीक है. तो दिन के समय चलती है सी ब्रीज और रात के समय चलती है लैंड ब्रीज. ओके. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर तकनीक का क्लास है उनका वो कंप्लीट होता है. कंप्लीटली वो पूरा हो चुका है. अब आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए. और इसके जो भी मैं नोट्स बनाती हूँ तो उसको सारे नोट्स बनाइए. एनसीईआरटी की बुक्स पहले रीड करके फिर उसके बाद में सारे नोट्स बनाइए. ठीक है. तो अपने पहले एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, उसके बाद जो मैंने नोट्स है उसको रीड आउट करिए. पहले उसको अपनी कॉपीज़ में लिख के उसको रीड आउट करिए, फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. और आज के लिए बस इतना ही. आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. और जाने से पहले जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो नीचे सब्सक्राइब करके रेड वाला बटन दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाए.